फौरन गाड़ी में बैठ। छोड़ो मुझे, जाने दो। मारूंगा, चेहरा भी कोई नहीं पहचान सकेगा। बैठो। छोड़ो मुझे, जाने दो। एक नौजवान और खूबसूरत लड़की को उस वक्त अगवा कर लिया जाता है जब वो शॉपिंग करके अपने घर जा रही होती है। बज़ाहिर तो देखने में यही लगता है कि अगवाकारों का मकसद उस लड़की को लूटना नहीं था, तो फिर इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? और वो लड़की कौन थी? और वो अगवाकार उस लड़की को लेकर कहां गए? अच्छा चलो हम अभी पहुंचते हैं। नहीं फिक्र नहीं करो बेटा, अभी आ रहे हैं। क्या बात है, परेशान हो? किसका फोन था? वो आरिफ का फोन था। सदफ बाजार गई है, लौटी नहीं है अभी तक। तो सदफ के पास तो अपना मोबाइल फोन है। अरे भाई यही तो परेशानी है, उसका फोन बंद जा रहा है और वो दोपहर से बाजार गई हुई है। दोपहर से गई भी है? तो रात के 8 बज रहे हैं। बात तो परेशानी की है। कहाँ गई होगी वो? हाँ, खरीदारी में तो इतना टाइम नहीं लगता। अल्लाह खैर करे, जहाँ भी हो वो खैरियत से हो। हाँ हाँ, तुम फिक्र नहीं करो, अल्लाह खैर करेगा। सुनिए, ऐसा करते हैं हम लोग फौरन सदफ के घर चलते हैं। हाँ ठीक है, चलिए चलिए। चल। क्या हुआ बेटा? सदफ फोन ही नहीं उठा रही। अरे उसका मुसलसल मोबाइल बंद जा रहे हैं। कहाँ पता किया तुमने? कहाँ किया? आप अंदर आइए, बताता हूँ। आइए अंदर। बताओ तुम। हो गई है तो। सब जगह देख ली अम्मी जान, सदफ का कुछ पता नहीं चला। हाय हाय, मुझे तो बहुत हौल आ रहे हैं। ना जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। बेगम सब्र से काम लो, अल्लाह से दुआ करो, वो इंशाल्लाह खैरियत से ही होगी। हेलो। ओए, आरिफ नाम है तेरा? जी जी, आरिफ बात कर रहा हूँ। तेरी बीवी हमारे पास है। क्या? कहाँ है वो ठीक तो है ना? अभी तक तो ठीक है। अगर तू चाहता है कि आगे भी ठीक रहे तो तुम कहना क्या चाहते हो? अबे तू इतना भी नहीं समझता। तेरी बीवी हमारे पास है तो हम क्या चाहते होंगे? देखो, सदफ को कुछ होना नहीं चाहिए। कुछ नहीं होगा अगर तू 50 लाख का इंतजाम कर दे तो। क्या 50 लाख? मैं कहाँ से लाऊंगा इतनी बड़ी रकम? तेरे पास सोचने के लिए कल तक का टाइम है, वरना अपनी बीवी के जनाजे को कंधा देने के लिए तैयार रहना। देखो प्लीज, मेरी एक दफा सदफ से बात करवा दो। बहुत याद आ रही है बीवी की। देख, उसकी आवाज सुन के तसल्ली कर ले। हेलो आरिफ, आरिफ प्लीज मुझे इन लोगों से बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। हो गई तसल्ली? अब सोच ले, बीवी तुझे सिंगल पीस में चाहिए या टुकड़ों में? हेलो, मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो। आरिफ इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहाँ से करेगा? ये सोचना तेरा काम नहीं है, वो तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा, समझी तुम? आरिफ कौन था? क्या कह रहा था? क्या हुआ मेरी बेटी को? कैसी है मेरी बेटी? अरे तुम तो चुप हो जाओ जरा। क्या बात है आरिफ? अब्बू, सदफ को किसी ने किडनैप कर लिया है। उन जालिमों ने मेरी बच्ची को अगवा कर लिया। तो पूरी बात सुने बगैर ही शोर मचाना शुरू कर देती हो। अरे खुदा गारत करे जिसने मेरी बेटी को अगवा किया है। क्या कह रहा था वो? 50 लाख। 50 लाख? इतनी बड़ी रकम? और ये भी कहा उन्होंने, अगर कल तक रकम का इंतजाम नहीं हुआ तो वो सदफ को जान से मार देंगे। आरिफ, तुम फौरन पुलिस स्टेशन जाओ और रिपोर्ट करवाओ। नहीं नहीं, तुम्हें पता है ना, अगर उनको पता चलेगा वो उसे जान से मार देंगे। 50 लाख इतनी बड़ी रकम है, आरिफ कहाँ से देगा? अरे बेटी है हमारी, उससे बढ़ के तो पैसे नहीं है ना। मेरे पास 5 लाख और कुछ जेवर है सदफ के।
कुछ करने की जरूरत नहीं है, फौरन पुलिस को इतला दो। आपने सुना नहीं, वो उसको जान से मार देंगे। अरे सब गीदड़ भपकियां होती हैं, ये लोग जितने ऊपर से बहादुर होते हैं ना, अंदर से इतने ही डरपोक होते हैं। आप जान बचाने के बजाय उल्टा मशवरा दे रहे हैं। इतने पैसे कहाँ लेके जाएंगे? अबू आप ठीक कहते हैं, हमें पुलिस में कंप्लेन करानी चाहिए। नहीं नहीं, पुलिस में कंप्लेन नहीं करवानी है हमने। ठीक है आरिफ, मैं तुम्हें सुबह बैंक से रकम निकलवा के दे दूंगा। आखिरकार कबीर को अपनी बेगम की बात माननी पड़ी, और क्यों ना मानते, आखिर सदफ उनकी इकलौती बेटी जो थी। क्या कबीर का पुलिस कंप्लेन कराने का मशवरा गलत था? और दूसरी कॉल आने के बाद आरिफ ने अगवाकारों से डील की, और ये डील तय पाई 25 लाख रुपए में। आरिफ ने उन्हें इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो कहीं से भी रकम कर लेगा, और जब रकम का इंतजाम हो गया तो अब सबको इंतजार था उनकी अगली हिदायत का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए। चलो बेटा, इसमें पूरे 25 लाख रुपए हैं। अच्छा, वो फोन आया क्या उनका? वो अभी तक तो उनका कोई फ़ोन नहीं आया, मैं भी उन्हीं के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ। चलें, एक मिनट, शायद उनका फ़ोन है। हेलो। हाँ भाई, रकम का इंतजाम हो गया? हाँ, रकम का इंतज़ाम हो गया। तुम ये बताओ, रकम कब और कहाँ पहुँचानी है? ओए, तूने पुलिस को खबर तो नहीं की ना? नहीं, हमने बिल्कुल भी पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया। तो सुन, ठीक 12 बजे मार्टन क्वार्टर पे जो मज़ार है ना, उसके बैक साइड पे जो गली है, उस तरफ आ जा। अगली हिदायत तुझे अगली फ़ोन कॉल पे मिलेगी, क्या समझा? ठीक है, मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगा। शाबाश। और हाँ सुन, अगर तूने कोई डेढ़ होशियारी की ना, तो तेरे साथ साथ तेरी बीवी की भी जान जाएगी, क्या समझा? तुम फिक्र नहीं करो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। शाबाश, चल रख। क्या हुआ बेटा, क्या बोल रहे हैं वो लोग? अम्मी, मार्टन क्वार्टर वाला जो मज़ार है, वहाँ किडनैपर ने 12 बजे बुलाया। ठीक है बेटा, तुम ये पैसे लेके जाओ और फौरन सदफ को लेके आओ। अब्बू आप भी साथ चले ना। नहीं, तुम ऐसा करो कि आबिद को ले जाओ साथ। हाँ हाँ बेटा, तुम आबिद को अपने साथ ले जाओ, वो तुम्हारे बचपन का दोस्त है। ठीक है अब्बू, मैं उसे कॉल करता हूँ। आइए। वहाँ भी फ़ोन कर लिया, हर जगह फ़ोन करके देख लिया, कोई इतला नहीं है हमारे लिए। तो आप ज़रा ख्याल रखिएगा, आप वहाँ भी मालूम कर लीजिए। आप जैसी इतला आती है ना, आप हमें प्लीज़ बताइएगा। उसकी माँ तो बहुत परेशान है। मैं फिर बात करता हूँ आपसे ना, प्लीज़। हाँ, बस दुआ कीजिएगा, अल्लाह से दुआ कीजिएगा बस। सुनिए, 3 बज चुके हैं, अभी तक आरिफ नहीं आया। हाँ, टाइम तो बहुत हो चुका है, अब तक तो आ जाना चाहिए था। अरे मुझे तो बड़ी हौल हो रही है। सब्र करो, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा, सब्र करो। अरे कहाँ है सदफ? कहाँ है मेरी बेटी? बेटा कहाँ है सदफ? क्या बात है आरिफ, क्या हुआ? सदफ कहाँ है? अब्बू, उन लोगों ने हमें धोखा दिया है। धोखा? कैसा धोखा? कैसी है मेरी बेटी? ठीक तो है ना? रकम देने के बाद जब मैंने सदफ का पूछा, हाँ भाई फंटर, पहुंच गया? हाँ मैं पैसे लेके आ गया हूँ। अपने पीछे पुलिस की बैंड बाजी वाली बारात तो नहीं लाया ना? नहीं,
मैं अपने एक दोस्त के साथ आया हूँ। हाँ, ये अच्छा किया तूने, वरना तेरा बैंड तो हम ही बजा देते। तुम होगा? अब तू ऐसा कर, नाक की सीध में सीधा पैदल चलता हुआ आजा और मोबाइल कान से लगा के रखियो। बस तू चलता रहे, जब रुकने का कहूं तो रुक जाइयो, बिल्कुल सीधा। हाँ, इधर ही देख। इधर आ, सीधा आता रहे। अबे इधर ना, बैग दे। मगर सदफ में बैग तो दे, फिर बताते तेरे को तेरी सदफ कहाँ मिलेगी। बैग दे। अब तो बता दो कहाँ है सदफ। 10 कदम आगे गाड़ी खड़ी है, उसमें तुझे तेरी सदफ मिल जाएगी। चल अब निकल ले, पीछे मुड़ के नहीं देखियो, चल निकल। काफी देर तक सदफ को इधर उधर तलाश करता रहा। उसके बाद उनसे फोन पे राब्ता करने की भी कोशिश की। फिर जिस नंबर से उनकी कॉल आती थी वो नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा था। हाय अल्लाह, मेरी सदफ कैसी होगी? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी बात मानी होती ना तो ये नहीं होता। अब्बू ठीक कह रहे हैं, हमें पुलिस में रिपोर्ट करानी चाहिए थी। इतनी बड़ी रकम भी चली गई और कुछ भी नहीं हुआ। आपको पैसों की पड़ी है ना, बच्ची की कोई फिक्र नहीं। तुम क्या समझती हो इस मुसीबत में सिर्फ तुम्हें फिक्रमंद हो? न जाने मेरी बच्ची कैसी होगी। कुछ भी करें, आप जाके उन जालिमों के चंगुल से मेरी लड़की को छुड़ा के लेकर आए। अब किस बात का इंतजार कर रहे हो? जाओ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाओ फौरन। जी अब्बू, मैं भी जाता हूँ। जल्दी जाओ। आरिफ साहब, अगर आपने पुलिस पर एतमाद किया होता तो शायद आज ये नौबत ना आती। आप ठीक कह रहे हैं सर, हमें डर था कि कहीं वो सदफ को मार ना दें। उसके बाद उनसे कोई राब्ता हुआ? उसके बाद से उनका नंबर मुसलसल बन जा रहा है, कहीं वो उसे जान से ना मार दें। अब आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तावान की रकम जो उन्होंने मांगी थी वो तो आपने उन्हें दे दी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सदफ को नहीं छोड़ा। आसिफ, इनका और इनकी बीवी का मोबाइल नंबर और इनके नंबर पे जिस नंबर से कॉल की गई थी वो नंबर नोट कर लो, और अपनी बीबी का हुलिया और उस दिन की सारी तफसीलात भी नोट करवा दें। जी आरिफ साहब, लिखवाइए। देखिए इधर आरिफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाता है, उधर पुलिस स्टेशन से आरिफ को एक कॉल आती है जिसमें कहा जाता है कि वो फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचे जहां उसे अपनी बीवी सदफ की शनाख्त करनी थी। ये खबर आरिफ और सदफ के माँ बाप पर एक बिजली बन के गिरती। लाश की शनाख्त करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के मराहिल के लिए अस्पताल में छोड़ दिया जाता।
आरिफ साहब, अंदर एक डेड बॉडी रखी है। बज़ाहिर तो उसकी शनाख्त नामुमकिन। जी आरिफ साहब, यही मेरी सदफ है। आपको पूरा यकीन है कि ये डेड बॉडी आपकी वाइफ सदफ की है? इंस्पेक्टर साहब, सदफ ने यही सूट पहनी हुई थी। हमें अफसोस है आरिफ साहब, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी वाइफ के कातिल बच नहीं पाएंगे। मैंने तो उन्हें पूरा तावान अदा कर दिया था, फिर भी उन्होंने मेरी सदफ को मार डाला। आरिफ साहब, वो अगर आपकी बीवी के कातिल है तो उन्हें सजाए मौत से कोई नहीं बचा सकता। थैंक यू वेरी मच। हिम्मत से काम है जनाब, हिम्मत से, हिम्मत से। हेलो, हाँ डॉक्टर अमीन कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई है, लेकिन एक कंफ्यूजन है। आप श्योर हैं डेथ बॉडी 72 से 96 घंटे पुरानी है? अच्छा, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। हाँ, मुझे ये कंफर्म करना था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। क्या बात है सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं, कहीं और है। कहीं और? कहाँ सर? सदफ को 29 अगस्त 2012 को अगवा किया गया और उसकी डेथ बॉडी 31 अगस्त 2012 को मिली। यस सर, बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह से 24 से 48 घंटे बनते हैं और जिस डेथ बॉडी को सदफ के नाम से शिनाख्त किया गया है, पोस्टमार्टम के मुताबिक वो डेथ बॉडी 72 से 96 घंटे पुरानी है। ओह, इसका मतलब है सर गड़बड़ डेड बॉडी में है? मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है। आप ठीक कहते हैं सर। इससे पहले कि डेड बॉडी उनके हैंड ओवर की जाए, हमें फौरन अस्पताल जाना होगा। सदफ के हस्बैंड को बुलवा लो। ओके सर, मैं सब समझिए। सर ये वो नंबर है। यकीनन ये नंबर बंद होगा। नहीं सर, एक्टिव है और इन यूज है। क्या तुमने ट्रैक किया था इस नंबर को? यस सर, मैंने तो अंधेरे में तीर छोड़ा था जो निशाने पे लगे। हाँ, क्यों नहीं, हमारा तो काम ही यही है। हम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसकी तुम फिक्र ना करो, रकम मुंह मांगी मिलेगी, बस काम सॉलिड होना चाहिए। राजू नाम है मेरा, पुलिस भी
थर थर कांपती है मेरे नाम से। अच्छा, तो ये ताजू का काम है। यस सर। आसिफ, इससे अच्छा मौका हाथ नहीं आएगा। बहुत चालाक समझता है ना अपने आप को। सर, इंफॉर्मेशन के मुताबिक ताजू का 3 लड़कों पर मुश्तमिल एक गैंग है। चोरी, डकैती और रजनी की कई वारदातों में पुलिस को मतलूब है। तो तुम लोगों ने ऑपरेशन का होमवर्क तो कर लिया ना? यस सर। उसने हमें जिस मुकाम पे बुलाया वहाँ पुलिस मुकाबला भी हो सकता है। आज मुझे ये तीनों चाहिए, जिंदा या मुर्दा, एट एनी कॉस्ट। पुलिस ने जब मोबाइल फोन डाटा और पोस्टमार्टम की रोशनी में इन्वेस्टिगेशन का दायरा फैलाया तो कुछ जुड़ी हुई कड़ियां खुलना शुरू हो गई। पुलिस को इस बात का पूरा यकीन था कि सदफ के कत्ल में ताजू गैंग मुलव्विस है। इसके अलावा पुलिस को ताजू गैंग मुख्तलिफ वारदातों में पहले से ही इधर पड़ी है पीछे भागो। सदफ सिंह ने रकम दी थी ना, तो फिर क्यों मारा? हाँ सदफ, बताना पसंद करोगी कि ये ड्रामा क्यों रचाया तुमने? उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, हम उसकी कहानी पहले ही सुन चुके हैं। सर, इसे रुकैया के हवाले कर दें।
सब कुछ खुलकर बता देगी। तुम अपनी जबान खुद खोलोगी या हम अपने अंदाज में खुलवाएं? सर मैं बेकसूर हूँ। असल कसूरवार कौन है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। मुझे सब कुछ करने पे मजबूर किया गया था। तुम्हारी मौत का। क्या तुम चाहते क्या हो आखिर? मैं एक ही झटके में अमीर बनना चाहता हूँ। मगर कैसे? आरिफ ने मुझे बताया कि उसने मेरे नाम की 25 लाख की एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। अगर हम इंश्योरेंस वालों को दैट शो कर दें तो हमें एक ही झटके में 25 लाख मिल जाएंगे। देखो सदफ, समझा करो, हमारी खूबसूरत जिंदगी का ख्वाब पूरा हो जाएगा। सारी आसाइशें होंगी हमारे पास। आरिफ, खूबसूरत और पूरा साइज जिंदगी तो मैं भी चाहती हूँ, मगर मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। सर, मैं आरिफ से बहुत मोहब्बत करती थी और इस मोहब्बत की वजह से मैं मजबूर हो गई थी। मजबूरी? कैसी मजबूरी? तुमने तो है जुर्म किया है। आइए इंस्पेक्टर साहब, मुझे पता चला है कि आपने उस गिरोह को पकड़ लिया है जिसने हमारी बेटी को कत्ल किया था। जी कबीर साहब, हमने पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने उसका? क्या कसूर था उसका? जो रकम तावान की मांगी थी वो तो हमने अदा कर दी थी। कबीर साहब, गालिबन आपने 25 लाख रुपए तावान की रकम दी थी। जी हाँ, जबकि उस गैंग को इस काम के लिए सिर्फ 5 लाख रुपए दिए गए थे। लेकिन मैंने तो पूरे 25 लाख रुपए अदा किए थे। दरअसल आपके दामाद ने डबल गेम किया था कबीर साहब। डबल गेम? आपकी बेटी जिंदा है। मेरी बेटी जिंदा है? कहाँ है वो? आप सच बोल रहे हैं ना? क्या वाकई सदफ जिंदा है? मेरी बेटी जिंदा है? जी कबीर साहब, आपकी बेटी जिंदा है। लेकिन वो डेड बॉडी? उस डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मोबाइल डेटा की वजह से हमें कामयाबी हासिल हुई। बेटा, अरे ये सब तुमने क्यों किया? हाँ भाई, यहाँ सच बताओगे या तुम्हारी खातिर की जाए? आपके दामाद ने सदफ के नाम से एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी और दूसरी तरफ आपसे 25 लाख रुपए भी लिए। इसलिए कि इंश्योरेंस कंपनी से डेथ क्लेम की सूरत में 25 लाख रुपए वसूल किए जाए। और सदफ के जेवर पर भी आपके दामाद की नजर थी। वो डेथ बॉडी की शिनाख्त क्या ड्रामा था, जरा बताओ। सर, एक खूबसूरत जिंदगी का तस्वुर मेरे जीने की आस बन गया था। मैंने बड़ी मुश्किल से सदफ को इस काम के लिए राजी कर लिया था। मेरा ख्याल था कि वक्त के साथ सब इस वाक़े को भूल जाएंगे। मैंने ताजू के साथ मिलकर सदफ के अगवा और उसके झूठे कत्ल का ड्रामा रचा। ताजू ने कहा था कि वो अस्पताल से किसी भी नामालूम औरत की डेड बॉडी हासिल कर लेगा। इत्तेफाक से इसे एक ऐसी डेड बॉडी मिली जिसकी शनाख्त भी तकरीबन नामुमकिन थी। इस डेड बॉडी को शनाख्त देने के लिए मैंने सदफ का एक सूट और उसकी चप्पल ताजू को पहुंचा दिए थे। इस काम के लिए ताजू ने मुझसे 5 लाख रुपए मांगे थे। कभी कभी खूबसूरत ख्वाब की ताबीर बड़ी भयानक निकलती है। मैं सोच भी नहीं सकता था तुम इस हद तक गिर जाओगे। तुम्हें रिश्तों के तकद्दुस का भी एहतराम नहीं रहा। मैं क्या करता? दौलत की चमक ने मुझे अंधा कर दिया था।
अब शर्मिंदा होने से कोई फायदा नहीं। वैसे आरिफ, गेम तो तुमने बहुत अच्छा खेला था। अपना ख्वाब पूरा करने के लिए कानून को भी शह मार देने की कोशिश की थी। जुर्म करते वक्त मुजरिम को एक बात याद रख लेनी चाहिए, कानून को बड़े से बड़ा चालाक मुजरिम शहमात नहीं दे सकता। हम अभी सदफ को भी साथ ले जा रहे हैं। लेकिन इसमें सदफ का क्या कसूर है? कबीर साहब चूंकि सदफ इस केस में बराह रास्त शरीक नहीं है, इसलिए कुछ कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए हम साथ ले जा रहे हैं। आप परेशान ना हो, असल मुजरिम आरिफ है और सजा भी इसे ही मिलेगी। आपकी बेटी बेकसूर है, उसे वर्गलाया गया, उसे बहकाया गया ये जुर्म करने के लिए। आसिफ, अरेस्ट हिम। जो लोग जल्दबाजी में काम करने के बजाय सब्र का दामन थामे रहते हैं, उन्हें कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता, किसी की नजरों में गिरना नहीं पड़ता। आरिफ के ख्वाब और ख्वाहिशों ने ना सिर्फ उसे अपने रिश्तेदारों की बल्कि कानून की नजर में भी गिरा दिया और एक मुजरिम बना दिया। हम अक्सर एक कहावत सुनते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उस कहावत को इग्नोर करते हैं, और वो कहावत है कि लालच बुरी बला है। बचपन से लेके जवानी तक हम इस कहावत को सुनते रहते हैं, लेकिन उस कहावत पर अमल नहीं करते, और अमल ना करने का नुकसान कहीं ना कहीं हमें जरूर होता है। इस बारे में सोचना है आपको। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शेरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।